नमस्ते दोस्तों। हम लोग की विज्ञान की एमसीक्यू की सीरीज चल रही है और ये हमारा क्लास नंबर 4 है। लास्ट क्लास में हम लोग मोशन देखे थे। मोशन के हम कुछ क्वेश्चन ही देख पाए थे। इस क्लास में हम और एमसीक्यू मोशन का सॉल्व करेंगे। मोशन जो आपका कॉन्सेप्ट रहता है, मोशन जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वह इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। आपके जितने भी प्रयोगशाला के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो आपका सीजीपीएससी हो, सब में मोशन से एक या दो क्वेश्चन आना पक्का है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइंस की सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, साइंस की सीरीज में आपका एक है एसआई। आपको पता है एसआई में 5 क्वेश्चन पक्का है कि साइंस से आएगा। 5 क्वेश्चन मतलब 15 नंबर का साइंस आएगा आपका एसआई में। ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक में आपका तो 60 नंबर का पूरा साइंस ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इस एमसीक्यू के थ्रू चेक कर सकते हैं कि मैं आपका कैसी तैयारी है एमसीक्यू के थ्रू। सीजीपीएससी में भी 10 से 12 नंबर का आपका साइंस आता है कई बार, है ना। तो सीजीपीएससी में आपका साइंस, अगर आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरे हो तो रेलवे में भी 40 नंबर का आपका क्या आता है, साइंस आता है। हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोग मोशन के कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस देख लिए थे। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है। वस्तु का वेग कम है, वस्तु का वेग स्थिर है, वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु का वेग शून्य होता है। धनात्मक त्वरण या आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, velocity of an object is low, the velocity of an object is constant, velocity of an object increases, velocity of an object is zero। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है। एक्सेलरेशन या त्वरण होता क्या है। हम लोग अगर एक्सेलरेशन या त्वरण को देखेंगे कि एक्सेलरेशन या त्वरण होता क्या है, तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं हमारा त्वरण का डेफिनेशन। जब हमारी वेग समय के हिसाब से वेग का बदलाव को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं। क्या, वेग का बदलाव समय के हिसाब से बटे समय। क्या है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन is change of velocity upon time, है ना। एक कॉन्सेप्ट और आता है आपका, क्या कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका वेग का। चेंज इन वेलोसिटी या वेग, एक होती है आपकी प्रारंभिक वेग और एक होती है आपकी अंतिम वेग। अब ये प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझिए। समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप घर से बाहर निकले, आपको खाने जाना है गुपचुप। क्या खाने जाना है आपको, गुपचुप या फुल्की खाने जाना है। आप अपना स्कूटर निकाले, ठीक है। स्कूटर अभी आपकी घर में रखी हुई थी, आप स्कूटर निकाले और स्कूटर में आप बैठ गए हैं, ठीक है। अभी आप खड़े हुए हैं, है ना, खड़े हुए हैं। अब आप यहाँ पे आपके गुपचुप का दुकान है, गुपचुप वाला खड़ा है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप चल रहे हैं सीधे चलना शुरू किए। आप एक्सीलेटर दबाए और आप सीधा चलना शुरू किए। आप चले, आपका स्टार्टिंग में जब आप क्या थे, रेस्ट में थे। आप रेस्ट में थे तो आपकी जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसको हम लोग हमेशा यूनिट से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, जो आपकी प्रारंभिक वेग है, आज के बाद से फिजिक्स में जब भी आप प्रारंभिक वेग बोलेंगे या आप इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो आप यूनिट से डिनोट करेंगे। प्रारंभिक वेग, अब आप चलने लगे, है ना। कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद आपकी जो वेग है, समझ लीजिए इस समय में आपकी जो वेग हो गई वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट बी है, आप पॉइंट ए से शुरू किए थे। आपको अगर ए और बी का हम लोग देखें तो ए से बी पहुंचने में आपकी जो वेग हो गई है, ये जो यहां पे बी समझ लीजिए आपकी ये अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी
वो है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि इसमें आपकी त्वरण क्या हुई, कैसे आपकी त्वरण बदली है, क्यों आपका त्वरण आएगा कि नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा। देखिए पहले आपकी वेग 0 थी, है ना, और समझ लीजिए ए से बी जाने में आपको लगा है 10 सेकेंड। कितना लगा है? 10 सेकेंड लगा है। ए से बी जाने में आपको कितना सेकेंड लगा है? 10 सेकेंड लगा है। तो पहले आपकी वेग क्या थी? 0 थी। अब क्या हुआ? समय तो बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है और आपका वेग भी बढ़ते जा रहा है। मतलब जब भी आपका वेग का बदलाव, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, वेग का बदलाव समय के साथ होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो हम लोग, आप याद रखिएगा, जो आपकी प्रारंभिक वेग रहती है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और जो अंतिम वेग या फाइनल वेलोसिटी रहती है किसी भी क्वेश्चन में, उसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वी से। किससे? वी से। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करेंगे। अब अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं इसके हिसाब से, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग मतलब वी माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग वी माइनस प्रारंभिक वेग यू बटे समय, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है एक्सेलरेशन। कैसे? हम लोग क्या पढ़े थे भाई एक्सेलरेशन के बारे में? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अबाउट टाइम। वेग का बदलाव बटे समय क्या होता है? देखिए वेग का बदलाव हो रहा है समय के हिसाब से, तो अगर मैं इसमें निकालने की कोशिश करूं तो हमारी v क्या है? 20 है, u क्या है? 0 है। तो अगर मैं निकालने की कोशिश करूं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारी कितनी आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये होती है एक्सेलरेशन। क्या केस हुआ? केस ये हुआ कि इस केस में क्या हो रहा है? आपकी पहली वेग 0 थी, विद समय के साथ आपकी वेग क्या हुई? आपकी वेग बढ़ी। आप 0 थे, विद समय के साथ आपकी क्या हो रही है? वेग क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब क्या हुआ? आप यहाँ पे बी में 20 में थे, अब क्या हुआ? धीरे 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 आप यहाँ पे आपका गुपचुप वाला खड़ा है, ठीक है। अब आप 20 की स्पीड में मस्त चल रहे हैं, फिर क्या हुआ? आप क्या ये गुपचुप वाले को देखे, आप मार दिए ब्रेक, और अल्टीमेट में आके यहाँ पे आप सी पॉइंट में आके आपकी फिर से वेग क्या हो गई? 0 हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी स्कूटी रेस्ट में आ गई, आप क्या स्थिर में हो गए, तो आपकी वेग फिर 0 हो गई। अब हम लोग अगर बी से सी का एनालिसिस करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं? बी से सी का, सिर्फ बी से सी का अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो बी में आपकी वेग क्या थी? बी में आपकी वेग क्या थी? बी में आपकी, अगर हम बी से सी देख रहे हैं तो बी वाली को प्रारंभिक वेग कहेंगे, तो बी में आपकी वेग क्या थी? यू कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। और सी में आपकी अंतिम वेग क्या हो गई? अगर बी से सी का एनालिसिस कर रहे हैं, पर अब बी से सी में देख रहे हैं, तो सी में आपकी जो अंतिम वेग है वो क्या है? 0। जो आपकी सी में वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या है? 0। अब त्वरण क्या होता है? फिर से क्या? वेग का बदलाव समय के हिसाब से। तो अगर मैं त्वरण का फॉर्मूला लिखूं तो क्या है? v माइनस यू बाई टी। इसमें क्या है? v क्या है? 0, u क्या है? -20। बट अगर समझ लीजिए यहां से भी आपको b से c जाने में समझ लीजिए 10 सेकेंड ही लगा बटे t, तो अब क्या कहे? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में देखिए, पहले केस में जब आप स्कूटी शुरू किए थे और फिर आप चलना शुरू किए थे, मतलब आपकी वेग जब बढ़ी थी, तो आपका जो एक्सेलरेशन आया था वो +2 आया था, ठीक है। जब आप फिर 20 से चल रहे हैं, फिर आप ब्रेक मारे, तो आपका जो एक्सेलरेशन है, जो आपका त्वरण है, वह -2 में आ गया। किस में आ गया? -2 में आ गया। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? वस्तु की वेग कम है, वस्तु की वेग स्थिर है, वस्तु का वेग बढ़ता है। देखिए, जब 0 से आप 20 आए थे तो आपका वस्तु का वेग बढ़ रहा था, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा था? धनात्मक आ रहा था। कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। ये हो रहा है। वस्तु का वेग क्या हो रहा है? बढ़ता है। वस्तु का वेग बढ़ रहा है। समझ में आया? तो क्या होगा आपका धनात्मक त्वरण? जब वस्तु का वेग बढ़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे धनात्मक त्वरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है हमारा मंदता का अर्थ क्या होता है। मंदता का अर्थ देखिए, उसी केस में जब आप 20 से सी जा रहे थे, आप गुपचुप वाला देखिए, आप ब्रेक मारे, आप 20 से सी, अब क्या हो रहा है? 20 से 10 होगा, फिर वो 10 होगा, 5 होगा, वो 4 होगा, फिर 0 होगा। इस बार आपका वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब आपका वेग कम होता है तो आपको इस चीज को क्या कहते हैं? हम लोग मंदता कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डी एक्सेलरेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो एक्सेलरेशन होता है, जो हमारा त्वरण होता है, इसमें ऋणात्मक होता है। हम लोग का -2 आया था। देखिए, ये आरआरबी जेईई ग्रुप डी का क्वेश्चन
है ना, तो इसमें क्या होगा, ऋणात्मक। तो याद रखिएगा मंदता में आपकी जो एक्सेलरेशन आती है वो ऋणात्मक आती है। देखिए इस केस में आप देखिए, ये जो हम लोग केस देखे थे, पहला क्या हो रहा था, पहले केस में क्या हो रहा था, आपकी जो वेलोसिटी बढ़ रही थी तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आ रहा था। जब आप क्या हुआ, आप 20 की स्पीड चल रहे हैं, अब आप दूर देख लिए गुपचुप वाला, फिर आप ब्रेक मारे, 20 से 10 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0 हो गई आपकी स्पीड 0 हुई, तो क्या हुआ, आपका क्या हुआ, वेग कम हुआ। तो उसमें क्या हुआ, जो आपका एक्सेलरेशन आया उसी को कहते हैं, जब आपका वेग कम हो तो उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, मंदता कहते हैं। और उसमें आपकी जो त्वरण की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है। तो देखिए इसमें त्वरण की वैल्यू नेगेटिव में आई, त्वरण की वैल्यू किसमें आई, नेगेटिव में आई, है ना। यही क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है वह देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का वेग बीते समय के समानुपाती होता है। वस्तु में देखिए क्या होगा कि अगर मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ये है हमारा वेग, क्या वेग, और ये क्या है, ये है समय। अगर वस्तु का वेग समय के हिसाब से एकदम यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, समानुपाती है, मतलब क्या हो रहा है, वेग आपका समय बढ़ रहा है तो वेग भी उसी के समानुपाती बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को क्या कहेंगे, इसी चीज को हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। जब वेग, त्वरण क्या होता है, वेग का बढ़ना समय के हिसाब से। लेकिन समझ लीजिए समय बढ़ रहा है, आपका वेलोसिटी बढ़ा, आपका वेग बढ़ा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 से 10 मीटर पर सेकेंड हुआ और 5 मिनट बढ़ा, फिर 10 से 15 मीटर पर सेकेंड हुआ, फिर 5 मिनट बढ़ा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रुकिए मैं आपको समझाता हूं। समझ लीजिए, ये देखिए, अगर ये एक पॉइंट है, ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहां पे ए में आपका जो वेग था, जो आपकी वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। बी में जो आपकी वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। सी में आपकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी। और डी में आपकी जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड थी। ये डी है। अब क्या हो रहा है, ए में 5 मीटर पर सेकेंड, बी में 10 मीटर पर सेकेंड, सी में 15 मीटर पर सेकेंड, डी में 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम है ए से बी के बीच में टाइम है 5 सेकेंड, बी से बी सी के बीच में टाइम 5 सेकेंड, सी से डी के बीच 5 सेकेंड। तो हर 5 सेकेंड में आपकी जो वेग है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ जाती है। तो जब वेग आपका समानुपाती होता है, जब वेग बीते समय से के समानुपाती होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण। चलिए अब क्या बोल रहा है, एक समान वेग में गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होता है। क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके पहले एक समान आपको वेग समझना जरूरी है। अब एक समान वेग क्या होता है मैं आपको वो समझाता हूं। एक समान वेग में आपका त्वरण क्या होता है, एक समान, क्या बोल रहा है, एक समान वेग। अब हम लोग को निकालना है कि एक समान वेग में त्वरण क्या होता है। एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हम लोग समझेंगे एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। समझ लीजिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, बी से सी भी 10 मीटर है, सी से डी भी 10 मीटर है। ठीक है, आपको ए से बी जाने में 2 सेकंड लगता है, बी से सी भी जाने में 2 सेकंड लग रहा है, और सी से डी भी जाने में 2 सेकंड लग रहा है। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ए से बी अपनी वेग निकालता हूं। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अगर मैं वेग निकालूंगा ए से बी तो विस्थापन कितना है, 10 है, समय कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब बी से सी निकालूंगा, फिर 10, फिर 2, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, फिर सी से डी निकालूंगा, फिर 10, फिर 2, फिर 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा क्या हो रहा है कि मेरा जो वेग है वो एक समान है, हर तरफ
वेग कितना है मेरा 5 मीटर पर सेकेंड वेग है। अब हम लोग त्वरण क्या होता है, वेग का बदलाव समय के साथ, वेग का बदलाव समय के साथ क्या होता है, वह होता है त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग का बदलाव समय के हिसाब से। यहीं पर दिखाता हूं मैं आपको, रुकिए। त्वरण होता है हमारा, इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो ये वेग है वह एक समान है। अब त्वरण का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, त्वरण वेग का बदलाव, वेग का बदलाव समय के हिसाब से। अब ये बताइए, क्या इसमें समय तो बढ़ते जा रहा है, ए से बी जाने में कुछ समय लगेगा, त्वरण 5 है, बी से सी जाने में भी त्वरण 5 है। अगर मैं बोलूंगा कि भैया ए से अगर समझ लीजिए डी में त्वरण कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं हम लोग त्वरण। समझ लीजिए हम लोग का जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक वेग है, वो यू ए है, और अंतिम वेग क्या है, वी डी। तो क्या लिखूंगा मैं, v माइनस यू बाय टी। अब v कितना है, v भी 10 है और u कितना है, u भी 10 है, तो हमारा वेग 0। मतलब जब आपका एक समान वेग होता है तो आपका त्वरण कितना होता है, त्वरण आता है 0। एक समान वेग में त्वरण कितना आता है, 0। आप खुद ही सोचिए, क्योंकि त्वरण का डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। इसमें तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आपकी जो वेग है वो चेंज नहीं हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी बटे समय, वेलोसिटी ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है, क्या एक समान वेग में वेग से गतिमान वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा, एक समान वेग में क्या होता है, आपका त्वरण होता ही नहीं है भैया। एक समान वेग, जब वेग ही क्योंकि आपका त्वरण का डेफिनेशन ही चेंज है, बदलाव, अब वेग ही नहीं बदल रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 0 है, 0, 0, 0 आपका उत्तर हो जाएगा। एक समान वेग में आपका जो त्वरण होता है वह क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है फोर्स बटे बल बटे द्रव्यमान क्या होता है। बल बटे द्रव्यमान, न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि जो बल है वो क्या होता है, बल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, संवेग के, संवेग के बदलाव के। बल क्या होता है, बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है संवेग के बदलाव के। इसको जब हम लोग फादर सॉल्व करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं हम लोग F इज इक्वल टू एम ए, जहां पे m होता है द्रव्यमान और a होता है त्वरण। तो प्रश्न पूछ रहा है F बटे द्रव्यमान, F बटे द्रव्यमान क्या होगा, मतलब क्या होगा, F बटे द्रव्यमान, फोर्स बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान क्या होगा, त्वरण होगा। तो त्वरण है आपका, इसका आंसर क्या है, त्वरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन, 500 केजी द्रव्यमान पर 350 न्यूटन का बल लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण है ना, तो आपको क्या क्या दे दिया है, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू क्या है, ma होता है, हमको ये फॉर्मूला पता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है ना। हमको क्या क्या दे दिया है, m दे दिया है, आपको द्रव्यमान दे दिया है 500 केजी, आपको F दे दिया है 350 न्यूटन, 350 न्यूटन। तो हम क्या निकालना है, हमको A निकालना है, तो A निकालेंगे 350 बटे 500, क्या आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.7 मीटर कहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट में लिखिए। अगर आपको कुछ नया चीज़ चाहिए, हमारी संस्था से कुछ चाहिए कि आप इसका क्लास लेके आइए या इसका एमसीक्यू लेके आइए, मैं उसको भी लेके आऊँगा, आप कमेंट में लिखिए। आपको कोई भी परेशानी है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो इसका पीडीएफ भी आप जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल है CGPSC नॉलेज, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, विराम से शुरू करते हुए सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है, कार का त्वरण क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि समझ लीजिए
बोल रहा है विराम से शुरू, मतलब अगर पूछेगा आपकी जो प्रारंभिक वेलोसिटी है विराम से शुरू हो रही है, मतलब पहले क्या कार क्या थी, रेस्ट में थी, तो विराम से शुरू हो रही है, तो आपकी जो प्रारंभिक वेग होगी, जो प्रारंभिक वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, 0 होगी। फिर क्या होती है, सुनील की कार 10 सेकंड में, टाइम दे दिया है 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब आपकी जो अंतिम वेग कितना दे दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है कि, तो कार का त्वरण हम लोग अभी तुरंत मैं फॉर्मूला बताया हूं, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाय t। नाउ व्हाट इज v, v क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है 10, v क्या दिया हुआ है, टाइम कितना दिया था भैया, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, v कितना दिया हुआ है, v दिया है 20, u 0 है 10, तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन ही आपका गलत है, चारों में 2 2 दे दिया है, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर इसको लूंगा तो ये समझिए ये -1 है, ये -3 है, ये -4 है, तो क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका सब कुछ दे दिया हुआ था इसमें, है ना, समझ में आ रहा है क्या, बताइए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो किसी पिंड पर वेग क्या होता है, त्वरण ऋणात्मक हो रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे जब त्वरण ऋणात्मक हो रहा है तो मंदता हो रही है, क्या हो रही है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे त्वरण क्या हो रहा है, धीरे धीरे त्वरण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा, विल डिक्रीज, क्या होगा, त्वरण क्या होगा, किसी पिंड का वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, कम होगा, घट जाएगा, क्या, विल डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, क्या बोल रहा है, द्रव्यमान और वेग का, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, क्या होता है, मास, मास और किसका, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का वेग का गुणनफल क्या होता है, क्या होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल, होता है संवेग, संवेग या कहते हैं इसको मोमेंटम, क्या कहते हैं, मोमेंटम, इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, हिंदी में कहते हैं संवेग, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी का गुणनफल क्या होता है, संवेग होता है ना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की, चाहे आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो पता होगा या दिसंबर या जनवरी में पक्का है कि प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होगा। अगर आप प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा बैच चालू हो चुका है 28 सितंबर से, उसमें सारी जो क्लासेस है, सारी क्लासेस आपको लाइव मिल रही है, लाइव डाउट आस्किंग है, पूरा एक ग्रुप बना है प्रॉपर, आपको क्लास में ही आप क्लास ले तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है, किसी को भी कोई भी डाउट हो आप कभी पूछ सकते हैं, सारे एमसीक्यू है। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो बहुत कम फीस में सब कुछ है, नए डाटा पर आधारित है, पूरे 12 माह की अवधि रहेगी, करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी, करंट अफेयर्स की क्लास हर सैटरडे और संडे को आती है, सैटरडे को आती है आपका इंडियन करंट अफेयर्स और संडे को आती है आपकी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, है ना। निःशुल्क पाठ्यक्रम सामग्री, जितना भी आपको पीडीएफ है सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। आधुनिक क्लास डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहे हैं तो आपको दिख ही रहा है ना, है ना। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो आप ये नंबर है 9201180992 पर कॉल लगाइए और पूछ सकते हैं। अगर आपका मन है नहीं भैया मेरे को तो ऐसा ही बनना है, ऐसा ही बनने का शौक है आपको, तो एसआई की भी क्लास चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को पहले चेक करना है तो आपको डेमो क्लास अटेंड करने का भी ऑप्शन है, आप डेमो क्लास अटेंड करके देखिए। 11 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है ना, पूरा नए डेटा पर आधारित डाटा है, 12 माह की अवधि तक है, सारा करंट अफेयर्स रहेगा, सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अगर आप कमेंट, अगर आपको आप चाहिए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप कॉल भी लगा सकते हैं, आप कॉल लगाइए इस नंबर पर, आप पूछ सकते हैं। आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मिल रहा है आपको, आप मैं गारंटी कहता हूं, पिछले साल की भी एसआई में हम लोग का अच्छे लोग निकाले थे, इस साल भी देखिएगा हमारी संस्था से बहुत सारे बच्चे निकालेंगे। अब देखिए, अगर आप वो दोनों छोड़ के एक आखिरी किसकी, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज हो चुका है, जैसे 2 टेस्ट सीरीज अगर आप देखेंगे तो 17 और 24 का टेस्ट सीरीज हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उसका आपको प्रिंट दे दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इस टेस्ट सीरीज में इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, और जिस तरह से सरकार कह रही है कि सीजीपीएससी का लेवल छू रहा है, मतलब सीजीपीएससी जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे ही बहुत सारे कथन वाले क्वेश्चन रहेंगे कि आपको डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग, कथन कहन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको आप समझ पाए, उसको कैसे सॉल्व करना है उसको आप समझ पाए, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तब तक ये है हमारी आगे की
क्वेश्चन। क्या होता है लीनियर मोमेंटम, क्या होता है रेखीय संवेग। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान बट इनटू वेग, द्रव्यमान गुणन वेग होता है हमारा लीनियर मोमेंटम या रेखीय मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम या रेखीय मोमेंटम। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पी से, ध्यान दीजिएगा, पी से डिनोट करते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम या रेखीय मोमेंटम को। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान 85 केजी है तथा उसका वेग 60 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या वेग है, तो संवेग वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए, मतलब वस्तु का क्या करना है, संवेग ज्ञात करना है। तो हमको तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, पी क्या होता है, पी होता है m इंटू वी होता है, मास दे दिया है 85, ठीक है, और क्या दे दिया है आपका 60 दे दिया है ना, मास दे दिया है 85, तो आप 60 दिया है, तो आप निकाल सकते हैं। कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, पी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था आपका, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली पिंड को डैश के साथ गतिमान कहा जाता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज सेड टू हैव a constant non-zero acceleration, uniform acceleration, zero acceleration, non-uniform acceleration। क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, इसको फ्री फॉल कहते हैं। अगर कोई पिंड है और वो क्या कर रहा है, वो गिर रहा है, क्या कर रहा है, ये पिंड नीचे गिर रहा है, तो इस पर जो एक्सेलरेशन लगता है, इस पर जो त्वरण लगता है वह कितना लगता है, इस पर जो त्वरण रहता है वह कितना लगता है। अगर आप ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण पढ़े होंगे तो किसी भी अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, अगर बॉडी ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्रीली फॉलिंग मतलब आप उसको बल लगा के नहीं गिरा रहे हैं, आप उसको ऐसे छोड़ देंगे, तो वो जब जो आपका जो वस्तु जो नीचे गिर रहा है, जो आपका पिंड नीचे गिर रहा है, वो क्या है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल क्या है, मतलब किसके कारण वो नीचे गिर रहा है, आपका गुरुत्वाकर्षण कारण वो नीचे गिर रहा है। गुरुत्वाकर्षण कारण क्या कर रहा है, वो नीचे गिर रहा है। वो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसका जो आपका क्या पूछ रहा है, उसका पूछ रहा है आपका क्या पूछा, फ्री फॉलिंग बॉडी सेड टू हैव मूविंग इन क्या वो कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन का, गैर शून्य एक्सेलरेशन का है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन असमान गति का है, जीरो वेलोसिटी है, और क्या वह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इसका जो आंसर होगा आप बताइए, जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है वह गिरता है 9.81 मीटर पर सेकेंड, किससे, त्वरण से, इतना त्वरण से गिरता है। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहती हैं। क्या कहते हैं, त्वरण किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण। इस आपका त्वरण से वो नीचे गिरता है, तो क्या होगा, स्थिर गैर शून्य त्वरण। क्या है स्थिर गैर शून्य त्वरण, विच इज इक्वल टू 9.81, विच इज इक्वल टू 9.81। चलिए आगे देखते हैं। अब है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। मतलब पहले बात हम लोग जानेंगे संवेग हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं भैया, क्या होता है, द्रव्यमान बटे वेग। तो किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, यही सही होगा। वैसे आगे भी पढ़ लेते हैं, ऐसे हम लोग जोश में नहीं कर सकते हैं। किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके आयतन नहीं, गलत होगा ये। चौथा क्या है भैया, चौथा यहाँ पे है, चौथा यही है। चौथा कहाँ गया, चौथा ऑप्शन, किसी गतिशील वस्तु का संवेग उसके वेग पर निर्भर नहीं, इसका आंसर क्या है, किसी गतिशील वस्तु का संवेग क्या किसका निर्भर करता है, m इंटू वी है ना, तो आपका उसका द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग बढ़ जाता है। अब आप इसको एक बार देखते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, वेग को वो दुगुना करने बोल रहा है, वेग को दुगुना। देखिए हम लोग को पता है संवेग होता है m इंटू वी, दिख रहा है ना, संवेग होता है हमारा m इंटू बी, क्या होता है, p होता है m इंटू वी, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर रहता है। ये क्या रहता है, गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये संवेग है, ये क्या है, ये संवेग है ना, और वो क्या है, वो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर मैं वेग को क्या कर दूंगा, अगर मैं वेग को दुगुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिए ये नया वेग है,
P1 वो P था, ये P था, ये क्या है M इंटू 2V, और मैं कह सकता हूं P1 इज इक्वल टू 2M इंटू V, और M इंटू V क्या है P, तो P1 इज इक्वल टू 2P, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो संवेग है वह 2 गुना बढ़ जाएगा, उसका संवेग क्या बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा बोल रहा है, संवेग 3 गुना नहीं, संवेग 4 गुना, संवेग 2 गुना बढ़ जाता है, तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना। अच्छा गतिज ऊर्जा नहीं देख पाए हम लोग, गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अब बोल रहा है कि हमारा जो वेग है वो क्या बोल रहा है, 2 गुना बढ़ गया, हमारा वेग 2 गुना बढ़ गया। तो क्या देखिए ये काइनेटिक एनर्जी 1 है, ये काइनेटिक एनर्जी 2 में क्या हुआ, दूसरे केस में हाफ m 2 गुना बढ़ गया ना, 2v स्क्वायर हो जाएगा, 2v स्क्वायर, और क्या कीजिएगा इसको हाफ 4m v स्क्वायर, और क्या 4 को बाहर ले आइए, हाफ m v स्क्वायर। देखिए ये और ये सेम है, तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 था, तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1। इस चीज को जो इतना सारा चीज था वो सेम है, तो यहाँ पे वही लिख दिया ke1, तो 4 टाइम्स। तो आपका जो वेग है वह 2 गुना बढ़ेगा और आपका गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। यही प्रश्न था, ये इसका कहाँ ऑप्शन दिया है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये चीज दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आपका वेग 2 गुना बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुना, मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा सी है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हमारा सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रही है, वस्तु पर उत्पन्न संवेग, फिर वही चीज है, क्या है, P इज इक्वल टू M इंटू वी, 80 इंटू 60 कितना होगा 4800 केजी मीटर पर सेकेंड। 48, देखिए इसका यूनिट भी याद कीजिएगा, इसकी जो इकाई है, क्योंकि आपकी इसकी द्रव्यमान की इकाई केजी होती है और इसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड होती है इसकी इकाई, तो केजी मीटर पर सेकेंड, तो 48 केजी मीटर पर सेकेंड। चारों ऑप्शन एक ही है क्या, चारों ऑप्शन एक ही ले लिया है यार, कुछ ये क्या है 48 केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ देखिए आजकल ना कथन कहन के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कथन क्या होगा, कथन कहन, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। किसी पिंड का औसत पिंड के तत्कालीन वेग के बराबर होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी में बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, एक समान गति में रहने वाले पिंड का गति समय ग्राफ एक्स के साथ सीधी रेखा बनाता है, मतलब द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विथ एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है, जो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म मोशन है ना, देखिए पहला क्या बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी किसी पिंड का औसत वेग पिंड के तत्कालिक वेग के बराबर नहीं, ये गलत है। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो आप थोड़ा सा समझ पाएंगे इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो आप जरा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए एक होता है एवरेज वेलोसिटी या औसत वेलोसिटी, औसत वेलोसिटी ये होता है, समझ लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A से B आप चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड, इसमें चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें चल रहे हैं C से D 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका A से D आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, समझ लीजिए 500 मीटर है। तो जो औसत वेग होता है, औसत वेग वो होता है टोटल विस्थापन A से D और अपॉन टोटल, इन तीनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल आपका वेग, टोटल विस्थापन बटे टोटल वेग, 5, 15 और 17, मतलब 500 बटे 17 जो आएगा वो आपकी आ जाएगी औसत वेग। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 500 A से D के में, और टोटल वेग इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा, टोटल वेग क्या कीजिएगा इन दोनों का ऐड कर लीजिएगा, तो 5 + 10 15 और 17, तो 500 बटे 17 क्या होगा, ये होगा आपका औसत वेग। अब
इंस्टेंटेनियस वेग क्या होता है, आपका तत्कालीन वेग। अगर इंस्टेंट मतलब तत्काल, उस समय अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तत्कालीन वेग कितना होगा, तो यहाँ पे तत्कालीन वेग कितना है, अगर बीम पूछूंगा तो 5 था, फिर यहाँ से पीछे अचानक से क्या हो गया, 10 हो गया। तो तत्कालीन मतलब उस तत्काल में, उस पॉइंट में तुरंत तत्कालीन वेग क्या होगा। अभी तत्काल में क्या हो रहा है वेग, मतलब अभी मैं चल रहा हूं, तो उस तत्काल पॉइंट में कितना वेग होता है, उस तत्कालीन वेग होता है। तो औसत वेग तो तत्कालीन वेग बिल्कुल अलग होता है ना। आपका जो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल अलग चीज होती है, ठीक है। तो पहला तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया, पहला ही कथन गलत हो गया। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच इज इन यूनिफॉर्म मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मतलब बोल रहा है कि एक समान गति का क्या है, एक बॉडी है, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए मतलब बोल रहा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता है आपका, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेग, एक समान वेग। देखिए ये है आपका वेग को मैं x से दिखा रहा हूं और समय को मैं क्या दिखा रहा हूं, y से। अब समझ लीजिए एक वेग है, एक समान वेग मतलब वेग बदल नहीं रहा है। समझ लीजिए एक वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, ये है तुम्हारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये है 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या बोल रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हो रहा है, एक समान वेग में समय के हिसाब से वो वेग कभी बदलता नहीं है। तो मतलब समय बढ़ रहा है, 1 सेकेंड हो रहा है तभी वेग 5 मीटर पर सेकेंड है। ये 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। समय बढ़ रहा है फिर भी वेग एक समान है, 5 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड हुआ फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड हुआ फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या यही चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या यही चीज लिखा हुआ क्वेश्चन में। हम लोग देखेंगे कि द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी विच इज यूनिफॉर्म मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्सिस। द एक समान गति में रहने वाली पिंड का गति ये एक्स अक्ष के समान गति के सीधी रेखा में होता है। मतलब आपका जो कथन बी है ये सही हो जाएगा। तो कथन जो 2 है आपका, जो कथन 2 है, कथन 2 सत्य है, कथन 1 असत्य है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड की स्थिर वेग से गति कर रही है। वस्तु का संवेग, ये सब एक ही एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ये सब चीज। ये सब ना आरआरबी जी का क्वेश्चन आया हुआ है ये सब क्वेश्चन। 50 इंटू हम लोग क्या होता है, P इज इक्वल टू M इंटू V होता है। तो P क्या है, 50 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 5 6 300, 300 केजी मीटर पर सेकेंड, 300 केजी मीटर पर सेकेंड, 300 केजी मीटर पर सेकेंड, ये होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है, वो क्या कहलाती है। देखिए हम लोग पढ़े थे, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें क्या होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या एग्जांपल है, अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेंगे तो क्या है, फोर्स है, त्वरण है, वेग है, संवेग है। ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी या आपका सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है फोर्स, त्वरण, वेग, संवेग। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मास, डिस्टेंस, दूरी। ठीक है, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। डेंसिटी, घनत्व, ये सब स्केलर क्वांटिटी का। तो ये क्या पूछ रहा है, भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कहलाती है वेक्टर राशि या सदिश राशि। यहां से आपका मोशन का जितना भी क्वेश्चन था, मोशन के क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। कल हम लोग आएंगे नए एमसीक्यू के साथ, नए चैप्टर का एमसीक्यू मेजरिंग क्वांटिटी। उससे आपका सीजीपीएससी और व्यापम में बहुत
भर भर के क्वेश्चन पूछा है। मेजरिंग क्वांटिटी का जितने भी आपका जो वैज्ञानिक वस्तु उसको कैसे मेजर करते हैं उससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। कल हम लोग लेके आएंगे नए टॉपिक, रोज 7 बजे आते हैं। आप देखते रहिए, आप कमेंट करते रहिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा मेहनत, और अगर आपको कुछ भी चीज बदलाव लाना है तो जरूर कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।